आज अपन इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, अभिक्रिया के वेग की ताप पर निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन टेम्परेचर। इसमें बताया गया है कि अभिक्रिया का वेग पर ताप पर कैसी डिपेंडेंसी होती है, उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग कैसे बढ़ता है। जैसे अपन ने देखा था आर रेट फॉर्म में क्या लिखता था, ऐसे कुछ लिखते थे। तो अपन ने बोला कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ाते हैं तो के बढ़ता है। अब के जब बढ़ता है तो बताओ ये के बढ़ेगा तो बताओ रेट भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो इसके बारे में अपन पहला जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो पढ़ते हैं, इसके बारे में आरएनएस समीकरण। ठीक है भैया, आरएनएस समीकरण के बारे में पढ़ते हैं। तो आरएनएस समीकरण क्या होती है? आरएनएस समीकरण के बराबर ए माइनस ई अपॉन आर टी। ठीक है, यहाँ पर जो के है, के क्या होता है? अभिक्रिया का या वेग नियतांक। अभी ये क्या होता है? आरएनएस नियतांक बोलते हैं। और ये क्या होती है? सक्रिय ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। और आर क्या होता है? गैस स्थिरांक। और टी क्या होता है? टेम्परेचर। यहाँ टेम्परेचर जो होता है किस में रहेगा भैया? केल्विन में रहेगा। अब अपन बात करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कैसे बढ़ती है, और आरएनएस इक्वेशन से देखते हैं। बताओ, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये अपॉन आर टी, ये वैल्यूज क्या होगी भैया? घटेगी। ये वैल्यूज घटती हैं तो ई अपॉन आर टी माइनस ऑफ ई अपॉन आर टी वैल्यूज बढ़ेगी। माइनस ऑफ ई आर टी वैल्यू बढ़ेगी तो बताओ माइनस ई की पावर माइनस ऑफ ई अपॉन आर टी, ये वैल्यूज क्या होगी? ये बढ़ेगी। ये वैल्यूज जब बढ़ती हैं तो बताओ के बढ़ता है नहीं बढ़ता? तो के बढ़ता है। जब के बढ़ता है तो अपन जानते हैं जब के बढ़ता है तो क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होती है? इंक्रीज होती है भैया। कई बात समझ में। तो आरएनएस इक्वेशन से अपन को समझ में आता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट क्या होती है? बढ़ती है। अब इस आरएनएस इक्वेशन से और मैथमेटिकल अपन आगे और बातें करते हैं, इसको डेरिव करते हैं मैथमेटिकली। तो मैं इसमें नेचुरल लॉग ले लेता हूं, ln लेने पर, नेचुरल लॉग लेने पर यह क्या आ जाएगा? ln k इज इक्वल टू ln a प्लस ln e की पावर माइनस e अपॉन आर टी। बताओ ln k बराबर ln a प्लस ये जो पावर में होती है वो क्या आती है? आगे आ जाती है तो माइनस में आ गई, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। तो क्या हो जाएगा? e अपॉन आर टी ln ऑफ p। मतलब ln ऑफ p की वैल्यूज क्या हो जाएगी? 1। तो यहाँ की जगह क्या हो जाएगा? 1। तो ln k बराबर क्या हो जाएगा? ln ऑफ a e अपॉन आर टी, ये वैल्यूज अपन। अब यहाँ पर जो समीकरण बनती हैं, यहाँ पर जो समीकरण बनती हैं उस पर अपन क्या बनाते हैं? ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अपन ग्राफ बनाते हैं ln ऑफ k और 1 अपॉन t के बीच, ln ऑफ k। तो ग्राफ बिटवीन ln ऑफ k वर्सेस 1 अपॉन t। ठीक है, यहाँ पर इसकी ये y एक्सिस पर है 1 अपॉन t, ये कौन सा एक्सिस पर? x एक्सिस पर। तो इसके साथ क्या m और ये क्या हो जाएगी? c। यहाँ पर माइनस, तो यहाँ स्लोप किस में आ जाएगी? तो बताओ ये जो इक्वेशन बन रही है सरल रेखा की, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस बन रही है, सरल रेखा की समीकरण बन रही है। इसका मतलब यहाँ पर जो ग्राफ आएगा क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। तो यहाँ पर जो ग्राफ आएगा वो नेगेटिव स्लोप के साथ कुछ इस तरह आएगा। इसकी स्लोप देखी जाए तो यहाँ पर जो इसका इंटरसेप्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा? ln ऑफ a। और यहाँ पर जो स्लोप होगी tan ऑफ थीटा, तो क्या हो जाएगी? माइनस e अपॉन आर टी। आई बात समझ। अब कभी कभी देखो आपको एग्जाम में यहाँ पर स्लोप कुछ चेंज नजर आती है। मान लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ पर ये आपको ऑप्शन न देकर एक ऑप्शन और दे रखा होता है। वो ऑप्शन होता है वो लॉग बेस 10 का ग्राफ होता है। तो लॉग बेस 10 का भी अपन ग्राफ पढ़ते हैं। ठीक है, तो लॉग बेस 10 का अपन ग्राफ पढ़ते हैं। तो अपन जानते हैं नेचुरल लॉग को ln e बेस e या नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या आ जाएगा? 2.303 लॉग बेस 10। तो यहाँ पर क्या जाएगा? 2.303 लॉग बेस 10 के, और ये क्या हो जाएगा? 2.303 लॉग ए माइनस
ये अपॉन आर टी। मतलब ये वैल्यूज मैं नीचे भेजूंगा, यहाँ आएगी और यहाँ आएगी, यहाँ आएगी तो इसके साथ कट जाएगी और यहाँ रहेगी, तो अपन को वैल्यूज क्या मिलेगी, लॉग ऑफ के 2 पॉइंट ये हट जाएगी, तो लॉग ए माइनस ये अपॉन 2.303 1 अपॉन टी। ठीक है भैया, ये अपन को लॉग बेस 10 में इक्वेशन मिल जाएगी। अब इसमें अपन क्या ढूंढते हैं, इसकी एक ग्राफ ढूंढते हैं लॉग बेस के, तो ग्राफ इन बिटवीन लॉग 10 बेस के वर्सेस 1 अपॉन टी। तो इनके मध्य अपन ग्राफ देखते हैं। तो ये किस पे, वाई एक्सिस पर है अभी, यहाँ पर जो टी क्या एक्स एक्सिस पर एम, और ये क्या रहेगा स्लोप यहाँ माइनस। तो यहाँ पर भी जो ग्राफ है इसकी नेचर, ग्राफ की नेचर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसकी स्लोप चेंज हो जाएगी। यहाँ पर भी क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप आएगी। ठीक है, यहाँ पर स्लोप नेगेटिव आएगी और यहाँ पर जो स्लोप होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस ई अपॉन 2.303 ये आर हो जाएगी। आई बात समझ में भैया। तो यहाँ इसकी स्लोप ये है लॉग बेस 10 में, और लॉग बेस ई में जो इसकी जो स्लोप है होती है वो माइनस ई अपॉन आर टी। तो यहाँ पर अपन को कंफ्यूज नहीं होना है कि इसकी और इसकी स्लोप, ये स्लोप किसके लिए नेचुरल लॉग होता था और ये स्लोप किसके लिए, लॉग बेस 10 के लिए। आई बात समझ में। अब कभी कभी अपन को क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि क्वेश्चन क्या हो सकता है कि यहाँ ये ग्राफ दे दे, ग्राफ क्या लॉग बेस 10 के और ये 1 अपॉन टी, यहाँ पर आपको स्लोप दे दे या उसका tan ऑफ थीटा दे दे 35। तो आपको क्वेश्चन पूछ ले कि इसमें इस सारे समीकरण के अनुसार इसकी सक्रिय ऊर्जा बताइए, तो बताओ यहाँ पर स्लोप ऑफ क्या होती है, माइनस ई अपॉन 2.303 आर होती है, या माइनस स्लोप ऑफ tan ऑफ थीटा, tan ऑफ थीटा जो थीटा क्या है अपने पास 135 और 135 tan ऑफ 135 की वैल्यू क्या होती है -1, तो यहाँ पर मैं -1 ले लूँ और ये माइनस ये अपॉन 2.303 आर, मतलब माइनस से माइनस कटेगा। अब डिपेंड करता है कि आर की वैल्यूज किस में लगेगा। अगर क्वेश्चन में साफ साफ बोलते हैं कि इसको किलो कैलोरी में रखिए या इसको जूल में रखिए या किलो जूल में रखने हैं, तो मान लो इसको किलो कैलोरी में रखना है तो मैं तो यहाँ आर की वैल्यू कितनी लूंगा, 2 लूंगा। तो यहाँ पर ये बराबर क्या 2.303 इंटू 2 किलो कैलोरी पर मोल, ये अपन का आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। अब अपन और आगे थोड़ा मैथमेटिकल और बातें करते हैं इसकी, ठीक है। अब अपन मान लेते हैं कि यहाँ पर T1 टेम्परेचर इसका रेट कांस्टेंट के ये क्या है K1 है, और T2 टेम्परेचर पे इसका रेट कांस्टेंट K2 है, ठीक है। तो यहाँ क्या रहेगा, लॉग K1 बराबर लॉग A माइनस E अपॉन 2.303 आर T1, इसको मैं क्या लूँ इक्वेशन फर्स्ट, और ये क्या रहेगा लॉग K2 बराबर लॉग A माइनस आर 1 अपॉन T2। यहाँ पर लॉग ए बेस और इस सक्रिय ऊर्जा की मैं वैल्यू सेम रखना हूँ, यहाँ चेंज कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, मैं इक्वल समान रख रहा हूँ, ठीक है भैया। चेंज होता हुआ मैं चेंज कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। अब मैं क्या होता है इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ क्या आ जाएगा लॉग K2 माइनस लॉग K1 बराबर क्या हो जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग ए क्या कट जाएगा, एक प्लस और माइनस है, और यहाँ पर ये चीज़ प्लस में हो जाएगी तो क्या आ जाएगा पूरा कॉमन आ जाएगा E अपॉन 2.303 आर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है भैया, तो यहाँ पर इसको मैं और सरल करके क्या लिख सकता, K2 अपॉन K1 बराबर क्या आ जाएगा E अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ठीक है भैया। और हमेशा जो टेम्परेचर T2 होता है वो ज़्यादा होता है T1 से, आई बात समझ में, ठीक है। अब इसके बेस पर अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं इस इक्वेशन के बेस पर, वो अपन करते हैं आगे, ठीक है। हाँ, तो अपने सामने क्वेश्चन है कि एक अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा का मान कितना है, 0 है। यदि 280 केल्विन पर दर नियतांक K का मान इतना दे रखा है तो 300 केल्विन पर दर नियतांक ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर 280 केल्विन पर T1 बराबर 280 केल्विन दे रखा है
और यहाँ K1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻⁷ इनवर्स। T2 बात करते हैं अपन, T2 पर 300 केल्विन पर, यहाँ K2 का निकाला गया। ठीक है, तो अपन वही इक्वेशन यूज करेंगे K2 अपन K1। अभी K1 का मान अपन छोड़ नहीं रखते हैं। यहाँ इक्वेशन सक्रिय ऊर्जा कितनी है 0 2.303 अपन आर की वैल्यू मान लो। तो इस एग्जाम इसमें आर की वैल्यू अगर अपन को दे रखी होती है जनरली इस क्वेश्चन में, तो आर की वैल्यू किलो कैलोरी में रखते थे 2। ठीक है, 1/T1, T1 कितना आ जाएगा 280 और 1/T2 कितना आ जाएगा 300। ठीक है भैया, अब ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया। ऐसा क्वेश्चन क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज कितनी आ रही है 0 आ रही है। ये वैल्यू 0 आती है तो इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी 0, ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी 0। तो log K2/K1 तो ये कितने हो जाएगी यहाँ पर 0। ठीक है, यहाँ पर एंटी लॉग लेते हैं log K2/K1, यहाँ पर 0 और log 0 वैल्यूज किसकी होती है 1। तो यहाँ पर एंटी लॉग लेने पर K2/K1 कितना आ जाएगा 1। तो इसका मतलब क्या होगा K2 बराबर क्या हो जाएगा K1। तो इसका मीन्स ये हुआ यहाँ पर जो रेट दर नियतांक है वो तापमान बढ़ने पर भी दर नियतांक नहीं बढ़ा। जो दर नियतांक K1 का दर नियतांक है वही का वही दर नियतांक किसका आ जाएगा अपने लिए K2 का भी दर नियतांक है। तो K2 का भी दर नियतांक कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁷ इनवर्स आ जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है भैया, अगला नेक्स्ट और क्वेश्चन करते हैं। तो अपने पास एक क्वेश्चन है कि अभिक्रिया H2 + I2 2HI में 573 केल्विन पर 2.334 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स जो कि K का मान दे रखा है। और इस टेम्परेचर में 873 केल्विन टेम्परेचर पर इसका मान 7.50 इंटू 10⁻² दे। यहाँ पर T1 कितना दे रखा अपने पास 570 केल्विन और इसके लिए K1 जो दे रखा है 234 इंटू 10⁻³ और T2 कितना दे रखा अपने पास 873 केल्विन और इसके लिए K2 जो वैल्यू होगी वो 50 इंटू 10⁻²। ठीक है भैया, चलो इक्वेशंस में अपन रखते हैं। K2 की वैल्यूज यहाँ रख देते हैं 0.50 इंटू 10⁻² और ये क्या है 235 इंटू 10⁻²। ठीक है भैया, 75 होगा ना। ये तो अपन को पूछा गया है और ये क्या 2.303। अब देखो इस क्वेश्चंस में अपन को आर की वैल्यूज देने की, आर की वैल्यू ये लिखेंगे 8.314। इसका मतलब क्या होगा अपने का जो आंसर निकलेगा वो जूल पर मोल में निकलेगा। एक्टिवेशन एनर्जी 1/T1 की वैल्यू कितनी दे देगी 53 और ये कितने दे देगी 8। ठीक है भैया, अब देखो अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाता है और यहाँ पर एक डिफिकल्ट हो जाता है, मान लो ये इसका सॉल्यूशन, तो कभी कभी यहाँ पर एग्जाम में भी डायरेक्ट दे रखा है। इसका मीन्स ये हुआ कि इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो इसका जो अपन काट छाट करने के बाद जो वैल्यूज आएगी वो इस फॉर्म में आएगी वैल्यू। तो अपन क्यों इसके लिए अपन मेहनत करें, तो इसके लिए वैल्यूज अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं log 3.5 बराबर ये और ये क्या था 2.303 इंटू 8.314। यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ गया 873 माइनस 57/873 इंटू 573, ये इस तरह की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब log 32.05 इसमें भी ये और भी अपने लिए log 32.05 यहाँ पर जो ठीक है log 32.05। अब यहाँ पर भी और अपने लिए आसान कर रखा है इस क्वेश्चन है कि यहाँ पर अपन को मान लो तो याद नहीं log 32.05 की अगर वैल्यूज अपन को याद नहीं है तो अपन के लिए इस क्वेश्चन ने और अपने लिए सरल कर दिया कि यहाँ पर अपन डायरेक्ट ये वैल्यूज लिख दो 1.506 अपॉन ये 2.303 इंटू 8.314 और ये वैल्यूज कितनी आ जाएगी, इसमें से माइनस होगा तो 0 और 0 300, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 873 इंटू 573। ठीक है, अब यहाँ इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ ये बराबर कितना हो जाएगा 15
506 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 873 इंटू 573 अपॉन ये क्या आ जाएगा 300। ठीक है भैया। अब यहाँ पर जो एक्टिवेशन, इसको सोल्व करने के बाद जो एक्टिवेशन एनर्जी अपन को मिलेगी वो किस में मिलेगी अपन को, जूल पर मोल में मिलेगी। यही बात समझे। सोल्व आप देख लेना, आपको मेथड समझ में आना चाहिए किस तरह इसको करते हैं। बाकी तो ये मैथ से आ गया, मैथ आप कर लेना। इसकी ये कॉन्सेप्ट है वो कुछ वो कैसे इसका मेथड आता है वो आपको मेथड आना चाहिए। ठीक है भैया। ये होता है अपना आरएनएस कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। इस पर क्वेश्चंस भी बनते हैं, इस पर ग्राफिकल मेथड से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है भैया। अब अपन इसके आगे नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक के बारे में बात करते हैं, मैक्सवेल का ऊर्जा वितरण वक्र के बारे में बात करते हैं। ठीक है भैया। मैक्सवेल का ऊर्जा वितरण वक्र, मैक्सवेल का ऊर्जा वितरण वक्र। ऊर्जा वितरण तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ मैक्सवेल। तो मैक्सवेल का ऊर्जा वितरण वक्र पढ़ते हैं तो उसका अपन कर्व देखते हैं। ये तो ध्यान से सुनना, इसके कर्व में ही सारी इंफॉर्मेशन अपन को मिलेगी। ठीक है भैया। यहाँ पर इसको ले लेते हैं अणुओं का अंश, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पर अपन ले लेते हैं उसके ऊर्जा ले लेते हैं। क्या लेते हैं अपन, एनर्जी ले लेते हैं। ठीक है। अब अपन यहाँ कुछ इस तरह ग्राफ बनेगा इसका। ठीक है। ये ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह इसका। ठीक है भैया। ये ग्राफ, अब देखो इस ग्राफ के बारे में अपन बात करेंगे तो यहाँ पर ये सबसे पहली बात है, आपको ग्राफ पढ़ना आना चाहिए कि बताओ ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अणुओं का जो अंश है, इतने अणुओं के लिए, मान लो इतने अणुओं के लिए इसकी एनर्जी इतनी होगी, इतने अणुओं के लिए इसकी एनर्जी इतनी होगी, इतने अणुओं के लिए इसकी एनर्जी इतनी होगी, इतने अणुओं के लिए इसकी एनर्जी इतनी होगी। और ये जो ये एरिया अंडर कर्व, ये किसको बता रहा है, मॉलिक्यूल्स को बता रहा है। किसको बता रहा है, अणुओं की संख्या को बता रहा है। यही बात समझ रहे हो। ठीक है। मान लेते हैं ये वाली लाइन है, इससे ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी की लाइन है। इस एक्टिवेशन एनर्जी की लाइन के आगे ये जो शैडो लाइंस हैं, जो शैडो लाइन अपन को जो दिख रही हैं, ये बता रहा है कि इस लाइन में जो मॉलिक्यूल्स हैं होंगे, उस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। किससे, एक्टिवेशन एनर्जी से। अब अपन जानते हैं जिस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होती हैं वो क्या करते हैं, इफेक्टिव कोलिजन करते हैं। क्या करते हैं, प्रभावी टक्कर करते हैं, प्रभावी टक्कर करते हैं। ठीक है भैया। प्रभावी, तो ये प्रभावी टक्कर करते हैं। तो प्रभावी टक्कर करेंगे तो बताओ इसकी रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब प्रभावी टक्कर करेंगे तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होगी, प्रोडक्ट में। इसका मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी तो इसकी रेट क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी। हाँ, तो यहाँ पर जो एनर्जी इस मॉलिक्यूल्स में, यहाँ पर एनर्जी जो होगी वो सक्रिय ऊर्जा से उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और सक्रिय ऊर्जा से ज़्यादा होगी, इसका मतलब ये वाले मॉलिक्यूल क्या करेंगे, प्रभावी टक्कर, और प्रभावी टक्कर करेंगे तो क्या बनाएंगे, उत्पाद बनेगा। इसका मतलब क्या होगा, इसके लिए इस वाले मॉलिक्यूल्स के लिए प्रभावी टक्कर होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। आई बात समझे। तो इस वाले मॉलिक्यूल्स, इधर की साइड जो मॉलिक्यूल्स होंगे, इधर की इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होती है, वो एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी, और एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है तो इसका मतलब ये वाले मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इफेक्टिव कोलिजन करेंगे। इफेक्टिव कोलिजन करेंगे तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो ये मान लो ये वाला, इसके लिए अपन T1 टेम्परेचर अपन इसको दे देते हैं, T1 टेम्परेचर पर। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसमें मैं टेम्परेचर, तापमान को बढ़ा देता हूँ। जैसे ही मैं तापमान बढ़ाता हूँ, मतलब तापमान बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं बढ़ते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं बढ़ेंगे। 500 मॉलिक्यूल है तो 500 मॉलिक्यूल ही रहते हैं। ठीक है। और जो ग्राफ का जो एरिया है वो भी नहीं बढ़ता, वो भी कांस्टेंट ही रहेगा। बट यहाँ जो ग्राफ होगा वो ग्राफ कुछ इस तरह शिफ्ट हो जाएगा, कुछ इस तरह शिफ्ट हो जाएगा। इसका मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर जो ग्राफ की जो पीक पोजीशन थी वो क्या हो जाएगी, थोड़ी छोटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, थोड़ी छोटी हो जाएगी।
तो यहाँ पर जो ग्राफ नेरो था वो क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थोड़ा वाइड हो जाएगा। और जैसे ही मैं इसको T2 टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर जो T2 देता हूँ T1 + 10, मतलब मैं इसमें लगभग टेम्परेचर का मान कितना बढ़ाता हूँ, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मैं बढ़ाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाता हूँ। जैसे मैं 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर उन मॉलिक्यूल्स नंबर बढ़ जा उन मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ जाती है जो इफेक्टिव कोलाइजन करते हैं। बताओ यहाँ पर ये वाली लाइंस, तो ये वाली क्या, एक अतिरिक्त मॉलिक्यूल संख्या होगी, मतलब एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल की संख्या होगी जो इफेक्टिव कोलाइजन करेंगे। कब करेंगे, जब मैं क्या कर देता हूँ, इसका टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ। कितना बढ़ा देता हूँ, T1 प्लस, मतलब T1 था T1 पहले तो था, बट मैं उसका टेम्परेचर कितना बढ़ा, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। जैसे ही 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देता हूँ तो बताओ यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं, जो इफेक्टिव कोलाइजन करने वाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्रभावी टक्कर करने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी। अब प्रभावी टक्कर करने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी तो बताओ उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा नहीं, बिल्कुल बढ़ेगा। टक्कर होगी तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बढ़ेगा, ज़्यादा बनेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ प्रभावी टक्कर करने वाले अणुओं की संख्या बढ़ेगी। तो बताओ उसकी अभिक्रिया की दर भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि प्रभावी टक्कर करने वाली अणुओं की संख्या बढ़ने पर उसकी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं जो अभिक्रिया की दर जो होती है वो समानुपाती हो जाएगी प्रभावी टक्कर करने वाले अणुओं की संख्या की। तो मेरे लिए क्या बोल सकता हूं, अभिक्रिया की दर समानुपाती कितना हो जाएगी, प्रभावी टक्कर, या आप बोल सकते प्रभावी टक्करों की संख्या। है बात समझ में। तो अभिक्रिया की प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो मेरे लिए क्या हो जाएगी, अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे इस ग्राफ से लगभग अपन को जो दर जो आ रही है लगभग कितनी आ रही है, लगभग दुगुनी आ रही है। आई बात समझे। तो यहाँ मतलब एक बात अपन के क्लियर हुई कि यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर जो अभिक्रिया की जो दर जो होती है लगभग कितनी गुना हो जाती है, लगभग 2 गुना हो जाती है। कितनी गुना हो जाती है भैया, 2 गुना हो जाती है। ये बात ध्यान रखना। वैसे जो टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर जो दर जो होती है 2 से 3 गुना अप्रोक्सीमेट बढ़ती है। बट यहाँ पर कितना मानकर लेकर चल रहे हैं अपन, 2 टाइम्स मानकर उसकी रेट अपन लेकर चल रहे हैं। ठीक है भैया। ये मैक्सवेल का ऊर्जा वितरण वक्र था। ऊर्जा वितरण वक्र अपन को बताता है कि टेम्परेचर बढ़ने पर प्रभावी टक्कर करने वाले अणुओं की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और प्रभावी टक्कर करने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। तो बताओ उस अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। यही बात समझ में। ये बताओ इसका मतलब ये जो अतिरिक्त मॉलिक्यूल्स हैं, जो यहाँ पर जो टेम्परेचर बढ़ाने पर जो अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा अणुओं की संख्या बढ़ी, प्रभावी टक्कर करने वाले की संख्या बढ़ी, वो किसकी वजह से बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ाने पर। इसका मतलब तापमान बढ़ाने पर। तो लगभग ये जो ग्राफ है इसके लगभग टाइम इसके जैसे ही तो इसका मतलब क्या होगा, इसके थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर जो दर जो होती है वो कितने टाइम्स बढ़ जाती है, 2 टाइम्स बढ़ जाती है। आई बात समझ में। ठीक है भैया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो अपन बात करते हैं ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, e⁻⁻⁸ मतलब ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्रभावी इफेक्टिव कोलाइजन करते हैं। और इफेक्टिव कोलाइजन करते हैं तो बताओ अभिक्रिया का जो रेट होगा वो क्या होगा, वो बढ़ेगा। यही बात समझ में। तो मैक्सवेल का ऊर्जा वक्र वितरण अपन को बताता है कि किसी अभिक्रिया का तापमान बढ़ाने पर उसी अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। और इसमें इस वक्र से ये सिद्ध होता है कि यहाँ पर अभिक्रिया का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर अभिक्रिया का जो वेग होता है वो लगभग 2 टाइम्स बढ़ जाता है, या 2 से 3 तक बढ़ जाता है। ठीक है भैया। तो सिंपल भी कभी क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि अभिक्रिया का 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग में कितने गुना वृद्धि होती है। 2 टाइम्स आ जाए तो भी ठीक है। अगर ऑप्शन में 2 और 3 दोनों मिलते हैं तो अपन 2 को अपन ऑप्शन क्लिक करेंगे। ठीक है। अगर बोर्ड में आता है तो अपन 2 से 3 अप्रोक्सीमेट करेंगे, 2 से 3 गुना लगभग। आई बात समझ में।
ठीक है, ये होता है मैक्सवेल का ऊर्जा वक्र वितरण। अब अपन बात एक छोटी सी एक बात और करते हैं, E माइनस ई अपॉन आर टी। देखो ये चीज तो क्या होती है, यूनिटलेस होती है। ये चीज क्या होती है, यूनिटलेस, इसकी कोई मात्रक नहीं होता है। अब फिर एग्जाम में कभी कभी एग्जाम में पूछा जाए कि आरएनएस गुणांक का मात्रक क्या होता है। बताओ अगर ये चीज यूनिटलेस होती है पूरी, तो बताओ ए किस पर डिपेंड करेगा, ए इस पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। इसका मतलब अगर ए इस पर डिपेंड कर रहा है, इसका मीन्स क्या होगा, जो के की जो यूनिट होगी वो किसकी यूनिट होगी, ए की यूनिट होगी। इसका मीन्स ये हुआ जो ए की जो यूनिट होती है वो डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्यों, क्योंकि ये के पर भी किस पर डिपेंड करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। के की यूनिट भी किस पर डिपेंड करती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसका मीन्स ए भी किस पर डिपेंड करेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर। तो कभी क्वेश्चन पूछ भी सकता है ए का मात्रक बताइए, तो ए का मात्रक तो अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। आई बात समझ में, तो यहाँ ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी के साथ अपना चैप्टर क्या हो गया, फिनिश हो गया, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टाइम में अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।